सो हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? तो अभी देखो, इंग्लिश की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो होता है पेपर की तैयारी करने के लिए, दैट इज टू सॉल्व सैम्पल पेपर। राइट, आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करने चाहिए, सैम्पल पेपर भी सॉल्व करने चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। ये अगर आप नहीं करेंगे तो अपने पेपर को आप समझ नहीं पाएंगे। पेपर का लेवल क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, कितना लिखना है, किस लेवल का लिखना है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये सारी चीज़ें समझने के लिए मेजरली आप लोगों को सैम्पल पेपर ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। आप सैम्पल पेपर कहाँ से जाकर सॉल्व करेंगे? बहुत ज़्यादा दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जितने भी सैंपल पेपर सीबीएसई ने अब तक हमें दिए हैं, सबसे पहले अगर हम लोग वही सॉल्व कर लें तो भी हमारे लिए काफी होगा। आज के वीडियो में भी हम एक सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सैंपल पेपर में लास्ट मैंने जो एक कराया था उसमें मैंने ग्रामर कराई थी। एक ग्रामर का पूरा पोर्शन 12 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, आप लोगों ने मेरे साथ उसके आंसर्स भी दिए थे। आज भी हम लोग लाइव इसको करने वाले हैं। आप लोग आंसर्स मुझे कॉमेंट सेक्शन में देते जाना। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो आज हम करेंगे वो होगा आरटीसी का, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का। ठीक है, तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारे एग्जाम में आता कितने नंबर का है। तो देखो, 10 मार्क्स के रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, है ना। 10 मार्क्स के मतलब कि 2 आरटीसी लिखने को आती हैं, 2 आरटीसी सॉल्व करने को आती हैं। एक होगी प्रोज से, एक होगी पोएट्री से, और दोनों में भी ऑप्शंस रहेंगे, मतलब 2 में से 1, 2 में से 1, इस तरीके से। तो टोटल 4 आरटीसी के क्वेश्चंस होंगे और आपको 2 करने होंगे। क्लियर हो गया? तो मैं आज आपको 4 सॉल्व कराऊंगी पूरे, क्योंकि जो सैंपल पेपर हम लोग करने वाले हैं सीबीएसई का करेंगे। ठीक है, उसमें 4 तो होंगे ही, ऑप्शन में आपको 1 करना है, लेकिन 4 होंगे तो हम चारों सॉल्व करेंगे और देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आरटीसी का स्टैंडर्ड कैसा आता है। देखो, एक टाइम था, पहले मैं आपको सैंपल पेपर दिखाती हूँ फिर मैं आगे की बात करती हूँ। तो आपका जो सैंपल पेपर है देखो वो ये वाला रहेगा बच्चों। 2023 में जो बोर्ड एग्जाम बच्चों ने दिया है उनको ये सैंपल पेपर सीबीएसई ने प्रोवाइड कराया था, कोड नंबर 184 का। ठीक है, इसका ग्रामर पार्ट मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था अभी कुछ दिनों पहले ही। ये सारे हमने सॉल्व किए थे, एक वीडियो आप लोगों के पास आई होगी, नहीं देखी है तो जाना देखना, हमने पूरा सॉल्व किया है। ठीक है, लाइव सॉल्व किया है, तो आप लोग भी उसको चाहें तो एक बार देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है। और आज जो हम करेंगे वो करेंगे आरटीसी का लिटरेचर का पार्ट। तो देखो, मैं पहले क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको। लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट, जो आपका स्कोर है इसमें वो कितना है दिखाई दे रहा है सब लोगों को? जो स्कोरिंग है आपकी वो है 40 मार्क्स की बच्चों। तो टोटल 40 मार्क्स आपके स्कोरिंग में आते हैं। 40 मार्क्स की स्कोरिंग है। ये रहा, ये लिख रहा है 40। अब इस 40 में से जो आरटीसी हमारा है वो 10 नंबर का है। एक दिख रहा होगा आपको 5 नंबर का आरटीसी, ये रहा। क्या लिख रहा है? रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉर एनी वन। तो एक हो गया आपका ए, और ये खत्म हो जाएगा तो नीचे मिलेगा एक बी। तो ए और बी में से कोई एक करोगे तो आप अपने आंसर शीट पे लिखोगे मैं तो बी कर रही हूँ या मैं तो ए कर रहा हूँ, और उसके 4-5 जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर देना शुरू करेंगे। सारे सही हुए तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। ऐसे ही जब ये फिनिश हो जाएगा तो इसके बाद में दूसरा, देखो बी कहाँ गया आपका, ये रहा। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो फिर आप पोम का करना शुरू करेंगे। फिर लिखा होगा यहाँ पे रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन एनी वन। तो ये भी कितने नंबर का है बच्चों? फिर से अगेन ये भी आपका जो है टोटल 5 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें भी ए और फिर आपका दूसरा बी। क्लियर हो गया? तो आपके टोटल 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के जो आरटीसी है वो आपके एग्जाम से आएगा। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे आज कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। आरटीसी जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का मेथड रहता है बच्चों। पहले पता है कैसे आरटीसी होते थे? मैं बताती हूँ। पहले क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आते थे, 1-2 लाइनें लिखी होती थी। जैसे मान लीजिए ये पहली वाली लाइन ऐसे बस इतनी लिखी होती थी यहाँ से लेके यहाँ तक की, और फिर पूछा जाता था क्वेश्चन नंबर ए हु इज़ द स्पीकर, क्वेश्चन नंबर 2 हु इज़ द लिसनर, क्वेश्चन नंबर 3 नेम द पोएट और द राइटर ऑफ द स्टोरी, क्वेश्चन नंबर 4 नेम द चैप्टर। बस खत्म। बहुत ईजी हुआ करता था, सीरियसली सीबीएसई में आते थे ऐसे क्वेश्चंस। इनको आरटीसी बोलते थे और 3 नंबर का आरटीसी आता था उस टाइम पे। ये मैं बता रही हूँ बहुत पहले की बात, 4-5 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो 3 नंबर का आरटीसी आया हुआ करता था और उसमें हम लोग सॉल्व इजीली कर लेते थे, कुछ खास करने को नहीं होता था, इजी क्वेश्चंस होते थे, किसने बोला किसको बोला, खत्म। अभी आरटीसी का जो लेवल आता है बच्चों, वाह, यू गोना लव दैट लेवल जो अब आरटीसी का आता है। और मैं अभी आपको जब दिखाऊंगी तो आप वाकई में बड़े खुश हो जाओगे। अगर आपने पहले कभी इसको सॉल्व किया है तो आज आप मेरे साथ में करना, और अगर आपने पहले इसको सॉल्व नहीं किया है
तो ज़रूरी है कि आप क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड देखो। ये मैं आपको बता देती हूँ, आप मुझे बताना, मैं जब आपको करा दूंगी कि आपको इसका लेवल कैसा लगा। बट पहले से ही अगर मैं आपको बताऊँ ना कि मैडम जो लेवल है वो इजी है या टफ है, आपके हिसाब से मॉडरेट है, कैसा है, तो मेरे हिसाब से लेवल टफ है बच्चों। आरटीसी जो इस सैंपल पेपर में आया है उसका लेवल टफ है, टफ लेवल है इस आरटीसी का। काफ़ी अच्छी तरीके से इसको सीबीएसई ने फॉर्म करा है, फ्रेम करा है और आपको दिया है। तो आप सॉल्व करिए मेरे साथ में, देखते हैं हम लोग इसको कितना कर पाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आरटीसी करने का मतलब क्या होता है, हमको क्या मिलेगा आरटीसी में, एक मिलेगा पैराग्राफ, उसको हमें पूरा पढ़ना है और पढ़ने के बाद में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमको दिए जा रहे हैं उनको हमें सॉल्व करना है। तो जो पैराग्राफ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा वो आपका एक सेकेंड रुक जाओ, बस यहाँ से हटा देती हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा आपका पैराग्राफ है। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे ही लाइनें आपके सामने आए आपको ये याद रखना है, पता हो जाना चाहिए कि इसका चैप्टर का राइटर कौन है और ये चैप्टर कौन से चैप्टर से लिया गया है ये लाइन। ठीक है, द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वॉज सिंपल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा? Everyone assumed the sports were just ornamental, Ebright said, but Dr. Awkward didn't believe it. To find the answer, I hope आप सबको चैप्टर समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से चैप्टर का नाम चैट सेक्शन में लिखेंगे और राइटर पता है तो वो भी लिखेंगे। To find the answer, Ebright and other excellent science student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for butterflies full development। किस हार्मोन की बात हो रही है? ये वही वाला जो गोल्डन प्यूपा की जो प्यूपा है उसके ऊपर गोल्डन डॉट्स थे ना, उनके अंदर जो हार्मोन था उसकी बात हो रही है ना। This project won Ebright first place in the country fair, in the county fair, and entry into the international science fair and engineering fair. There he won 3rd place for zoology. और क्या मिला उसको? He also got a chance to do summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of रीडिंग्स। ठीक है, तो हमको ये समझ आ गया कि चैप्टर कहाँ से लिया गया। अगर आपको पूरा पढ़ना है आप पूरा भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से समझना है समझ सकते हैं। एक स्कैनिंग मार के सिर्फ आंसर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में टाइम बहुत कम होता है पेपर में, तो हमें जल्दी जल्दी उसको पढ़ के ख़त्म करना रहेगा और फिर क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक है, हमें समझ में आ गया चैप्टर का नाम क्या है, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर है। रिचर्ड एब्राइट की बात हो रही है और ये तब की बात है जब उन्होंने गोल्डन स्पॉट ढूंढे थे एक प्यूपा के ऊपर, मोनार्क प्यूपा के ऊपर, और बोला था कि इसके अंदर हार्मोन है। यहाँ से बात हमारी शुरू हुई। अब क्वेश्चंस देखते हैं किस लेवल के इसमें फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, उनको अब हम लोग एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसके 4 क्वेश्चंस जो इसमें पूछे गए। थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ ताकि हम इजीली देख पाएं। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ तो लिया ये पैराग्राफ, अब हम सीधे क्वेश्चंस करते हैं। आ जाओ चलो। क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है, बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन तो दूसरा है। हाँ, स्टेट एनी वन इन्फरेंस अबाउट डॉक्टर ऑकवर्ड फ्रॉम द गिवन कॉन्टेक्स्ट। Everyone assumed the spots were just ornamental, Ebright said, but Dr. Awkward didn't believe it. अब देखो ये ना थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर ही पूरा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। आप मतलब डिफिकल्ट तो क्या ही बोलेंगे, बट हाँ पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है इसको। अच्छा खासा चैप्टर है। तो अभी इसमें जो स्टोरी है वो ये है कि जो गोल्डन कलर के स्पॉट्स थे एक प्यूपा के ऊपर, सबको लगा कि ऑर्नामेंटल है, मतलब कि डिज़ाइन बन रही है। दिखने में ऐसा ही है। अब जैसे लेपर्ड के ऊपर गोल 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 पेपर जैसे स्पॉट्स होते हैं, चीता के ऊपर लंबी लंबी लाइनें होती हैं, तो इनकी डिज़ाइन है। ऐसे ही हो सकता है प्यूपा के ऊपर 9 डॉट्स लगे हुए हैं। राइट, दिस इज़ व्हाट एवरीबडी एज्यूम्ड, सबने ऐसा सोचा। पर यहाँ लिख रहा है कि जो डॉक्टर ऑकवर्ड थे वो ऐसा नहीं मानते थे। किसने बोली है ये लाइन? ये बोली है रिचर्ड एब्राइट ने। ठीक है, अब इस लाइन का आपको पूछा क्या गया है? लाइन तो हमें समझ आ गई, चैप्टर पता होगा तो लाइन हमें समझ आ जाएगी ऑब्वियसली। अब यहाँ पूछा क्या गया है? पूछा है स्टेट एनीवन इन्फरेंस अबाउट डॉक्टर ऑकवर्ड फ्रॉम द गिवन कॉन्टेक्स्ट। तो आपको यहाँ बताना है कि डॉक्टर ऑकवर्ड के बारे में आपको क्या समझ आया। देखो ऐसे ना इन्फरेंस, रेफरेंस, इस टाइप के वर्ड्स बहुत, इन्फर करो, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे आपको आरटीसी के क्वेश्चंस में। इन्फरेंस का मतलब क्या होता है? कंक्लूड करिए या अनुमान लगाइए, बताइए आपके हिसाब से क्या है। तो अगर यहाँ लिखा हुआ है कि हर किसी ने तो बोल दिया ऑर्नामेंटल, पर डॉक्टर ऑकवर्ड ने नहीं बोला कि ऑर्नामेंटल है वो स्पॉट्स,
तो हम क्या बोल सकते हैं, डॉक्टर ऑकवर्ड कौन है? तो हम बोलेंगे कि दैट डॉक्टर ऑकवर्ड हैज अ साइंटिफिक अप्रोच एंड ही बिलीव इन लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, डजंट लिसन टू द पीपल अराउंड। हर किसी की बात को हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं, वो साइंटिफिकली अप्रोच ढूंढते हैं और रिसर्च बेस्ड आंसर्स देते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि वो प्रिवेलिंग आर्ग्यूमेंट जो चल रहे थे उनको अग्री नहीं करते और एक साइंटिफिक रिसर्च के बाद ही अपना कंक्लूजन या अपना स्टेटमेंट देते हैं। सही है, ठीक है। तो ये हमने अनुमान इनके बारे में लगाया, या ये इन्फरेंस हमारे कंक्लूजन हमारे हिसाब से इनके लिए होगा। तो आपको बताना है कि डॉक्टर ऑकवर्ड के बारे में आपको क्या लगता है, कौन है? हम बोलेंगे साइंटिस्ट है। तो साइंटिस्ट कभी ये नहीं कहते कि अच्छा ये स्पॉट्स मे बी दे आर बिकॉज ऑफ द ऑर्नामेंटल। नो, व्हाट दे वुड डू अ रिसर्च ऑन देयर ओन एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्च दे वुड कम अप विद द आंसर। तो मैं जो बोल रही हूँ यही आपको आंसर में लिखना है, दैट आई वुड से और अकॉर्डिंग टू मी डॉक्टर ऑकवर्ड इज अ प्रॉपर साइंटिस्ट, अ प्योर साइंटिस्ट, अ ट्रू साइंटिस्ट हु वुड ओनली गिव एनी स्टेटमेंट आफ्टर डूइंग अ रिसर्च। सो ही डजंट अग्री विद एनीथिंग व्हाट पीपल से और एनीथिंग व्हाट द वर्ल्ड से। लोग जो कह रहे हैं वो उस पर अग्री नहीं करते, उन्होंने अग्री नहीं किया। तो मेरे हिसाब से तो वो कौन है, एक लॉजिकल साइंटिस्ट है। समझ आ गया आपको? तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, आपको लगेगा मैडम इसमें क्या ही करना है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप इसको अपनी लैंग्वेज में जब आंसर करेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। तो इन्फरेंस देना था आपको, एक अनुमान लगाना था, एक कंक्लूजन देना था। आपके हिसाब से डॉक्टर ऑकवर्ड कौन है? हमारे हिसाब से एक साइंटिस्ट है जो इस बात पे बिलीव नहीं करते कि ऑर्नामेंटल है, उनके लिए क्या है, लॉजिकली एक्सप्लेनेशन जरूरी है, इसलिए वो रिसर्च करेंगे और फिर बताएंगे। सीसी, इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। बहुत ज्यादा कोशिश करिए आप लोग को इसका मीनिंग समझाने की। टफ क्वेश्चन है, पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसा लगे कि दिमाग के ऊपर से निकल रहे हैं तो वीडियो को फिर से देखना, क्योंकि मैं समझा रही हूँ तो आपको आ जाएगा समझ, बट पहली बार में शायद ना आए। सेकेंड क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स के बारे में आपको बताना है, ठीक है। आप बताएंगे क्या ये जो स्टेटमेंट नीचे लिखे हुए हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। नन ऑफ द टर्म्स फ्रॉम ए टू डी बिलो कैन बी अप्लाइड टू द क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। तो हमारा स्टेटमेंट है ये, व्हाट इज द पर्पस ऑफ 12 टाइनी गोल्डन स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। इट्स अ क्वेश्चन, राइट, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि ये ABCD 4 टर्म है और हमारे हिसाब से स्टेटमेंट है कि इनमें से कोई भी इस एक्सप्लेनेशन जो लिखी हुई है इस क्वेश्चन के लिए नहीं है। इनमें से कोई भी वर्ड इस एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं है। मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ना तो ये एक हाइपोथेसिस है, ना ये एक अजम्पशन है, ना ये एक प्रेमाइस है और ना ये एक थियरी है। क्या ये बात सही है या नहीं है? अगर हम बोलते हैं कि ये बात सच है, ट्रू, द स्टेटमेंट इज ट्रू, none of the terms ABCD can be applied to our question. If it is true तो हमारा आंसर होगा ट्रू। और इनमें से किसी भी डेफिनेशन ने अगर हमारे क्वेश्चन पर अप्लाई हमने कर दिया, मतलब कि हमारा जो क्वेश्चन है अगर वो इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करता है तो हमारा आंसर फॉल्स हो जाएगा, राइट। क्योंकि स्टेटमेंट है नन ऑफ दीज टर्म्स बोले तो हाइपोथेसिस, असम्पशन, प्रीमाइस एंड थ्योरी आर अप्लाइड टू द क्वेश्चन दैट वी आर आस्किंग। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्डन स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। तो मेरे हिसाब से तो ये एक क्वेश्चन है ना, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। तो ना तो ये एक हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस क्या होती है, किसी बात को प्रूव करने से पहले एक लाइन बोल देना। तो मैं बोलूंगी मेरे हिसाब से ये जो गोल्डन स्पॉट्स है ना शायद ये ऑर्नामेंटल है, या फिर मैं बोलूंगी शायद इनकी वजह से डेवलपमेंट हो रही है। अगर मैंने ऐसा बोला तो ये मेरी हाइपोथेसिस होगी, पर मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही, मैं तो बस सिंपल क्वेश्चन कर रही हूँ। मैंने कोई असम्पशन नहीं बताया, कोई हाइपोथेसिस नहीं बताई। प्रीमाइस क्या होता है, अ प्रपोजिशन दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट के लिए स्टार्टिंग की 2 लाइनें बोल देना। जैसे मैंने बोला कि दिखने में कितना सुंदर है इन्हीं की वजह से है, ये ही ऑर्नामेंटल है, इसीलिए ये प्यूपा पे गोल्डन स्पॉट्स बने हुए हैं। ये मेरी प्रीमाइस होगी। स्टार्टिंग की मतलब रूपरेखा सेट कर देना, स्टार्टिंग की इंट्रोडक्टरी लाइन दे देना। वो भी नहीं है, थियरी तो है ही नहीं भाई। थियरी तो तब बनेगी ना जब रिसर्च हो जाएगी, सब डिसाइड हो जाएगा, तब बोलेंगे भाई हमारी थियरी तैयार है, राइट। तो चारों में से कुछ भी नहीं है, इसीलिए इन्होंने बोला नन, हमने भी बोला यस नन। तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है। ट्रू वुड बी द स्टेटमेंट। अब आप देख रहे हो ट्रू और फॉल्स का स्टेटमेंट इस तरीके से दिया गया है कि पहले तो आपको क्वेश्चन ही समझने में टाइम लगेगा, फिर 4 एक्सप्लेनेशन भी आपको पता होनी, चारों की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ये सारा जब आपको पता होगा तब जाके आप बोलोगे हाँ सही बात है। तो देखो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना। मेरे हिसाब से तो है, आप लोगों के लेवल के लिए तो पक्का ही है। पहली बार कर रहे होगे तो सर के ऊपर से शायद जा भी रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3,
Ebright's approach towards finding the purpose of the golden spots on a monarch pupa was highly effective. Elaborate in about 40 words with reference to the extract. तो reference लेने हैं extract से और बताने हैं कि एब्राइट की जो अप्रोच थी इन गोल्डन स्पॉट्स के बारे में पता लगाने के लिए वो हाईली इफेक्टिव थी, उसने बड़ा फायदे का काम किया। आप अग्री करते हैं इस बात से? मतलब कि कहने का ये है कि अगर एब्राइट उस प्यूपा के गोल्डन स्पॉट्स के पीछे पड़ गया है तो क्या काम की चीज़ है या अननेसेसरीली फालतू का ड्रामा कर रहा है? समर ब्रेक चल रहा है, वेकेशन में कुछ नहीं करना तो चलो प्यूपा के पीछे पड़ जाओ, ऐसा कुछ है या उससे कुछ फायदा हुआ? बस इतना है। अब आप आंसर लिख सकते हैं। तो हम बोलेंगे यस, एब्राइट ने उन प्यूपा के गोल्डन स्पॉट्स को देखकर, पहचान कर, रिसर्च कर कर एक बहुत बड़ी थियरी के बारे में पता लगाया और उसी से उसको पता चला कि अगर एक प्यूपा बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है तो उसका जो रीज़न है वो यही है कि उसके अंदर जो स्पॉट्स हैं गोल्डन, उनके अंदर हार्मोन है। उस हार्मोन के एब्सेंस में प्यूपा प्यूपा ही रह जाएगा, कभी डेवलप होगा ही नहीं। उसी से डेवलपमेंट हो रही है। हार्मोन का पता लग गया, एक ऐसा हार्मोन जो हम एक्सेस कर सकते हैं, मतलब वो हम यूज़ कर सकते हैं किसी और डेवलपमेंट के लिए। थियरी वो तो करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, राइट? सो इट वॉज हाईली इफेक्टिव। सो वी कैन से कि उसने जो रिसर्च की दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। कैसे लिखोगे, कैसे शुरू करोगे, एक बार और बता देती हूँ। एब्राइट्स अप्रोच टुवर्ड्स फाइंडिंग द पर्पस ऑफ गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा वाज हाईली इफेक्टिव। यस, सो लाइन लिखेंगे दैट वट एवर रिसर्च एब्राइट वाज डूइंग was highly effective. He had a machine through which he found out first of all the golden spots and found out that there is a hormone included in those golden spots. With those golden spots we found out that the pupa's entire progress is dependent upon these हार्मोन। इस हार्मोन के ऊपर इसकी प्रोग्रेशन डिपेंड करती है। विदाउट दिस हार्मोन अ प्यूपा कैन नेवर गेट अ प्रॉपर डेवलपमेंट। सो इट्स अ वेरी नेसेसरी हार्मोन फॉर फ्यूचर रिसर्च करनी है अगर फ्यूचर में, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत कुछ लिखने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन के अराउंड आप आंसर फ्रेम करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। विच फ्रेज वुड करेक्टली सब्सटीट्यूट अ चांस इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट? चांस, ही ऑल्सो गॉट अ चांस, ही ऑल्सो गॉट एन अपॉर्चुनिटी। तो चांस का जो दूसरा वर्ड है वो क्या हो जाएगा, लिख दूं या आप समझ ही गए होंगे? फिर उसके बाद में दूसरा पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। सो द आंसर इज अपॉर्चुनिटी। ही ऑल्सो गॉट अपॉर्चुनिटी। 4 में से 4 नंबर आपको मिले, 4 नहीं एक्चुअली ये 2 नंबर का था, तो 5 में से 5 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आप आंसर सही दे देंगे तो। क्लियर हो गया भाई? आप बताओ आपके कितने नंबर आए, सब लोग बताएंगे। और जहां तक मैं समझ रही हूँ डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन है आपको टफ लगा ही होगा बच्चों। लेकिन इसी तरीके का, और ये तो और भी अच्छा है, ये जो नेक्स्ट हम लोग करेंगे ना ये और भी अच्छा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस बेटा आपके पेपर में आएंगे, तो प्लीज इसको जो है आप लोग थोड़ा थोड़ा फोकस करें। देखो अभी ये पढ़ते हैं। चैप्टर पता चल गया किससे है? चैप्टर पता चल गया किससे है? लोमोव द प्रपोजल। लोमोव बोलता है इट्स कोल्ड, आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर जस्ट एज इफ आई हैड गॉटन एग्जामिनेशन बिफोर मी। तो जैसे हम एग्जाम से पहले टेंशन में आ जाता है ना, ट्रेम्बलिंग करने लगता है, बोलता है मैं वैसे ही फील कर रहा हूँ। द ग्रेट थिंग इज आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप if I give myself time to think, to hesitate, to talk a lot, to look for an idea, an ideal for real love, then I'll never get married। तो बोलते हैं कि थैंक गॉड, मतलब अच्छी बात है कि मैं जो है अब सोच रहा हूँ किससे शादी करनी है, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगाऊंगा, हेजिटेट हो जाऊंगा बोलने में, ज़्यादा बोलूँगा कम बोलूँगा, कैसी वाइफ चाहिए, क्या चाहिए, कैसा लव चाहिए, तो आई विल नेवर गेट मैरिड, मेरी शादी नहीं होगी। तो अच्छा है कि मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया, नटालिया से शादी करके बात खत्म, है ना। फिर बोलता है ओह इट्स सो कोल्ड। नतालिया स्टेपनोवा इज एन एक्सेलेंट हाउसकीपर, नॉट बैड लुकिंग, वेल एजुकेटेड। तो नतालिया के लिए बोलता है ठीक ठाक ही है यार, वेल एजुकेटेड है, दिखने में भी ठीक ठाक ही है, कर लेते हैं इसी से शादी। व्हाट मोर डू आई वांट, और क्या चाहिए मेरे को। बट आई एम गेटिंग अ नॉइज इन माई ईयर फ्रॉम एक्साइटमेंट, मेरी आवाज़ आ रही है कानों में। ड्रिंक्स, पानी पीता है, जो भी पीता है, आई डोंट नो क्या पीता है। एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, और शादी तो करनी पड़ेगी। इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35 का हो गया हूँ, क्रिटिकल एज है। सो टू स्पीक, इन द सेकेंड प्लेस आई ऑट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। आई सफ़र फ्रॉम पैल्पिटेशन, मुझे पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम है, धक धक करता है मेरा। मैं एक्सप्लेनेशन नहीं बता रही हूँ इसमें क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। आई एम एक्साइटेड एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुल अपसेट एट दिस वेरी मोमेंट, माई लिप आर ट्रेम्बलिंग एंड देयर ट्विच इन माई राइट आईब्रो। ट्विच कर रही है, फड़फड़ा रही है।
बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो देखो ये जो सीन है ये तब का है जब लोमोव नटालिया के घर जाता है ना, और चुबुकोव के सामने जाता है और उसके पापा के सामने। ये प्रपोजल चैप्टर से लिया गया है, प्ले है। आप देखो हमेशा ध्यान रखना जब भी एक प्ले से अगर पेपर में प्ले का कोई भी पैराग्राफ आ गया, ध्यान रखना वहां पे जो क्वेश्चंस होंगे वो खाली स्टोरी से नहीं होंगे, एक प्ले से होंगे। प्ले कौन सा? नाटक जो थिएटर में प्ले किया जाता है। अब उसमें टोन, फीलिंग्स, डायरेक्शंस और दुनिया भर के डिवाइसेस जो एक प्ले के अंदर यूज होते हैं उनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, खाली स्टोरी से नहीं आएंगे। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अभी हम देखते हैं कि करके। तो लोमोव जो है वो शादी करना चाहता है, 35 का ऑलरेडी है। देखने जो गया है लड़की को, उसको प्यार नहीं करता, बस बोलता है ठीक ही है, ठीक ठाक दिखने में, हाउसवाइफ तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैं वैसे भी बहुत बीमारियों से घिरा हुआ हूँ, अब शादी कर लूंगा तो ही अच्छा है, ज़्यादा सोचूंगा तो शादी कभी हो नहीं पाएगी। और ये सब जब वो कह रहा है तो वो बहुत नर्वस भी फील कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपके 1 2 3 एंड देन 4। अच्छा अभी तो बहुत लंबा जाएगा ये, चलिए ठीक है। तो पहले हम लोग 2 ही सॉल्व कर लेते हैं, 1 और 2, फिर बाद में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन वाई लोमोव थिंक्स ही मस्ट मैरी। तो कौन कौन से रीजन है वो तो आपको पता ही है। वो बोलता है मैं ऑलरेडी 35 का हो गया हूँ, मैं पैल्पिटेशन से सफर करता हूँ, ही इज एक्साइटेबल एंड इजीली अपसेट, मैं कभी कभी एक्साइटेड हो जाता हूँ और मैं कभी कभी अपसेट हो जाता हूँ, तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स है, शादी करना ज़्यादा सही रहेगा। फिर बोलता है ही इज़ इन लव विद नटालिया, नो, सो दिस इज़ द ओनली एक्सेप्शनल ऑप्शन अवेलेबल जिसमें हम कह सकते हैं कि सिर्फ इसीलिए शादी नहीं कर रहा, बाकी सबके लिए शादी कर रहा है, उसको कोई लव नहीं है नटालिया से, उसको शादी करनी है इसीलिए वो नटालिया से कर रहा है, राइट। तो दिस वुड बी दी odd one out option for you, so we can say D is the correct option. Next question क्या है? Why is it fair to say that Lomov's tone when he says what do I want is uncertain and questioning? आंसर इन 40 वर्ड्स एंड आंसर 2 नंबर का लिखना। देखो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चों, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे नहीं सोचना है कि अरे बाप रे मैं कैसे करूं, या ये क्या लिखा हुआ है मुझे क्यों समझ नहीं आ रहा। नहीं, सब इजी है, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन को ना लेमैन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करो और फिर सॉल्व करो। जैसे देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज इट फेयर टू से, क्यों हम सही बोलेंगे अगर लोमोव की टोन जो है उसको देखें तो लोमोव की टोन क्या है, क्वेश्चन क्या है। लोमोव बोल रहा है व्हाट डू आई वांट मोर, लिख रहा था ना ऊपर, बोल रहा है नटालिया ठीक ठीक है, दिखने में बैड लुकिंग नहीं है, एजुकेटेड भी है, हाउसकीपर भी है, और क्या चाहिए। तो अब ये जो वो उसने बोला और क्या चाहिए, इसका टोन कैसा है, तो ये हमें बता रहे हैं। क्या हम कह सकते हैं कि लोमोव का जो टोन है वो अनसर्टेन एंड क्वेश्चनिंग है। अनसर्टेन क्यों? क्योंकि उसको खुद नहीं पता कि उसे क्या चाहिए। फेयर, यस फेयर, बात बिल्कुल सही है। तो हम बोलेंगे लोमोव हिमसेल्फ इज सो मच कंफ्यूज्ड इन हिज लाइफ दैट ही डजंट नो व्हाट डज ही वांट। उसको खुद नहीं पता कि उसको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल डज ही वांट, and what is he looking for in his life, what is the aim of his life. He knows nothing and that's why he is so much confused all the time, full of bimaris, illness, right. He is already 35, so if he sees what do I want more, he is confused in this. तो यहाँ लिखा हुआ है क्या ये जो सेंटेंस है वो uncertain and questioning है? yes, he himself is asking a question to himself, क्योंकि उसको खुद इसका आंसर नहीं पता। अभी आप उससे पूछो किससे शादी करनी है, बोलेगा पता नहीं, नटालिया से कर दें, हाँ कर दो, देख लो, मतलब पता नहीं, करनी तो है ही, कर दो, ठीक है। तो वो खुद ही कंफ्यूज्ड है, अनसर्टेन मतलब कंफ्यूज्ड, राइट। तो ये क्या हम बोल सकते हैं फेयरली, इज इट अ फेयर स्टेटमेंट? क्या ये बात सच है कि उसका जो व्हाट डू आई वांट मोर इज अ क्वेश्चन इटसेल्फ और एन अनसर्टेन स्टेटमेंट? यस। तो वही जो मैंने आपको बोला, फिर से रिपीट करके आप सुन लीजिएगा, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो हम बोलेंगे हाँ लोमोव खुद ही कंफ्यूज्ड है, उसको खुद ही नहीं पता उसको और क्या चाहिए, राइट। तो इसी को आप इंग्लिश में प्रॉपरली लिखेंगे। तो देखो क्वेश्चंस ना, आप खुद, मैं बार बार आपको यही बोल रही हूँ जब मैं आपको आंसर दे रही हूँ कि देखो बेटा लेवल जो है ना क्वेश्चंस का वो बहुत हाई है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही पेपर में भी आते हैं। मैं कराती रहूँगी आपको बीच बीच में और भी ऐसी आरटीसीज। आप अगर सोच रहे हो कि मैम और आरटीसीज ऐसे कराओ, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बोलना, मैडम प्लीज़ ऐसी और कराइए जहाँ टोन की बात। अभी देखो और भी क्वेश्चन हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन। ये तो थर्ड क्वेश्चन देखो, बाद में बात करेंगे, पहले थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आई एम श्योर आप में से आधे बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे अगर पहली बार क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस से बिल्कुल बाहर है, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम प्ले पढ़ रहे हैं।
तो यहाँ लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ए टू सी एंड आइडेंटिफाई विच वन करेक्टली कॉरेस्पॉन्ड्स टू द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट में हो क्या रहा था? एक्सट्रैक्ट बोले तो जो पैराग्राफ था उसमें हो क्या रहा था, बताओ क्या हो रहा था? उसमें लुमोव नाम का एक कैरेक्टर था जो बातें कर रहा है खुद से, है ना, वही कर रहा है ना वो, मतलब वो बोल रहा है, उसकी जितनी भी फीलिंग्स हैं उसके अंदर उनको बोल रहा है। तो देखो स्टेज पे ना बहुत सारी डिवाइसेस होती है जो हमें यूज करनी होती है। जैसे एक होता है मोनोलॉग, एक होता है असाइड, एक होता है सॉलिलोकी, बहुत सारे होते हैं, है ना, प्रोलोग, एपिलोग, मतलब काफी कुछ होता है जो एक प्ले के अंदर आता है। तो उसमें से 3 आपको यहाँ पे सिखाए। मोनोलॉग तो शायद यहाँ नहीं लिख रहा, हाँ यहाँ पे काफी सारे हैं जो लिखे हुए हैं। आपको बताना है जो लोमो बोल रहा है स्टेज पे वो किसके अंदर आएगा। मैं आपको सबकी एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ, आप खुद बताना कि किसके अंदर आएगा, ठीक है। इन्होंने बोला एक डिबेट क्या होती है, फॉर्मल डिस्कशन होता है ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, एंड जिसमें 2 या 2 से लोग जो है अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू एंड आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं आपके सामने। तो क्या इस पूरे पैराग्राफ में ऐसा कुछ हो रहा था जहाँ 2 लोग खड़े हों और आपस में बातें कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, डिबेट तो हमें पता ही है क्या होती है, ऐसा कुछ था क्या? नो, तो दिस इज नॉट द आंसर, राइट। फिर उन्होंने बोला सोलिलोक्वी क्या होती है। सोलिलोक्वी इज अ स्पीच गिवन बाय अ कैरेक्टर अलोन ऑन द स्टेज, मतलब हमारा कैरेक्टर अकेला स्टेज पे खड़ा हुआ है, विच रिवील्स देयर इनरमोस्ट थॉट्स एंड फीलिंग्स टू द ऑडियंस, और वो अपनी थॉट्स को ऑडियंस को बताता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो अगर उसको लग रहा है कि मेरा हाथ ट्रेम्बल कर रहा है वो बोल देगा, अगर उसे लग रहा है मेरे को सर में दर्द हो रहा है वो बोल देगा, अगर उसको टीचिंग हो रही है तो वो बोल देगा। तो प्ले में इन चीज़ों के होने का मतलब क्या होता है कि वो ऑडियंस को बता रहा है कि देखो मेरे दिमाग में ये चल रहा है, तो तुम मेरा दिमाग भी पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर मेरे दिमाग में कुछ चल रहा होगा तुम्हें कैसे पता चलेगा प्ले के अंदर, है ना, तो मुझे बोल के बतानी पड़ेंगी। तो इसको सोलिलोक्वी बोलते हैं, मतलब आदमी बस सोच रहा है अपने अंदर, जो हीरो है जो कैरेक्टर है वो सोच रहा है, लेकिन वो ऑडियंस को बताने के लिए सोलिलोक्वी के थ्रू हम इसको ऑडियंस को भी बता सकते हैं। अभी प्ले के अंदर जब जो हीरो है वो स्टेज पे है तो बोल के दिखा रहा है, लेकिन राइटिंग में कैसे देखोगे? तो राइटिंग में उसको ब्रैकेट्स में लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है कि सोलिलोक्वी है, मतलब कि बेसिकली जो कैरेक्टर है वो स्टेज पे आके इसको थॉट करेगा, थॉट मतलब कि सोलिलोक्वी के थ्रू लोगों को बोल के बताएगा। तो ये लिखने में आप तो पढ़ रहे हो ना, आप देख तो नहीं रहे हो प्ले, तो प्ले को जब हम स्टेज पे करते हो तो वहाँ सोलिलोक्वी काम आती है। ऐसे एक और डिवाइस हो, तो देखो आपको लग रहा होगा ना मैडम ये भी तो सोलिलोक्वी हुई, फिर तो हम इसको अभी टिक लगा देते हैं। असाइड में क्या होता है? एन असाइड इज अ ब्रीफ कमेंट और रिमार्क मेड बाय अ कैरेक्टर डायरेक्टली टू द ऑडियंस विच इज नॉट इंटेंडेड टू बी हर्ड बाय अदर कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज। तो असाइड भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। आपने क्या कोई स्टेज प्ले देखा होगा क्या? आई डोंट थिंक सो। अगर आप में से किसी ने कोई प्ले देखा है स्टेज पे तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, बट मैं आपको बताती हूँ असाइड होता क्या है। असाइड में क्या होता है, आज जैसे सोलिलोक्वी में क्या था, अकेला बंदा स्टेज पे था और वो बोल रहा है और पब्लिक उसको सुन रही है, ठीक है, तो इसको सोलिलोक्वी बोलेंगे। और वो जो बोल नहीं रहा है वो अपने थॉट्स को बोल बोल के बता रहा है कि मेरे दिमाग में देखो इस टाइम ये चल रहा है। असाइड में क्या होता है, कैरेक्टर्स बातें कर रहे हैं, है ना, डायलॉग्स चल रहे हैं, बंदा साइड आएगा और ऑडियंस को ऐसे करके बोलेगा कुछ। मतलब ये हुआ कि आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए एक किडनैपिंग हो गई है और कैरेक्टर सारे ढूंढ रहे हैं मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, मेरी, तो उसमें से एक बंदा जो किडनैपर है वो ऑडियंस को बताएगा इन लोगों को पता नहीं है कि मैंने ही चुराया है, मतलब मैंने ही किडनैप किया है और इतना मेरे को रैंसम मांगना है, उसके बाद ही इन लोगों को इनकी बेटी वापस मिलेगी। अगर वो साइड में आके ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है, समझ रहे हो, इसको कहते हैं असाइड। तो मतलब ऑडियंस को पता चल गया। ऐसे ही टीवी सीरियल में हमको कैसे पता चलता है कि स्क्रीन, मतलब जो बेसिकली ये वाले सीन 1 में जो हो रहा है सो हो रहा है, सीन 2 ना हमें पीछे से दिखा देते हैं, जो मेन कैरेक्टर्स को नहीं पता बट हमें पता है कि पीछे से क्या चल रहा है। हम कहेंगे ओह इसी ने चुराया है, अच्छा, समझ रहे हो बात को। तो ये होता है आपको ऑडियंस को बताने का तरीका। तो असाइड में ऐसे बता देते हैं, थोड़ा कभी फनी वे में, कभी सैड वे में। ऐसे ही एक होता है मोनोलॉग। मोनोलॉग में क्या होता है, पूरी ऑडियंस होगी लेकिन एक ही बंदा बोलेगा, बोलता जाएगा बोलता जाएगा बोलता जाएगा अपनी बातों को, ऑडियंस भी सुन रही है, स्टेज पे भी सब सुन रहे हैं, लेकिन मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, है ना, एक ही बंदे की बहुत लंबी स्पीच। बाद में सब लोग कहेंगे ओहो सांस लेंगे, अच्छा ये कब से बोले जा रहा है। तो एक ही बंदे की लंबी स्पीच स्टेज पे जो सब सुन रहे हैं उसको मोनोलॉग बोलते हैं। एक ही बंदे की स्पीच जो सिर्फ उसकी इनर थॉट्स को लेकिन ऑडियंस को बताती है उसको सोलिलोक्वी बोलते हैं। स्टेज पर बहुत सारे लोग बट उसमें से एक बंदा स्टेज पे ऑडियंस से बात करता है साइड में जाके, उसको असाइड बोलते हैं,
है ना, कितना बढ़िया। डिबेट और ये सब तो आपको पता ही है, डिबेट में तो सब लड़ रहे हैं तो ये हो गया आपका आंसर। तो आप सीधे सीधे बोल दो कि मैडम साइड तो है ही नहीं, ये तो सीधे सीधे सॉल्व लगी क्योंकि वही स्टेज पे था और अपनी इनर थॉट्स को बाहर लोगों को बता रहा था। आया समझ? इतना डिटेल में क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को करना पड़ा बट आई एम श्योर आपको ये क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है, इफ एन एक्टर वर टू अर्न इनैक्ट दिस एक्सट्रैक्ट, इनैक्ट तो हुआ ही होगा, इनैक्ट मतलब एक्शन, एक्ट करना, प्ले करना स्टेज के ऊपर, ये तो हुआ ही होगा क्योंकि ये प्ले है, आप ही तो पढ़ रहे हो, लोगों ने तो उसको स्क्रीन पे देखा है। तो बोल रहे कि अगर ये एक्टर अगर एक एक्टर को इसको प्ले करना होता, what would be required to focus on while modulating his tone या वॉइस, अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करना, ऊपर नीचे रोना हंसना करने के लिए किस चीज की जरूरत होती? वॉइस मॉड्यूलेशन की, एक्सप्रेशन की। तो मान लीजिए, तो मुझे एग्जांपल में लिखना पड़ेगा, मान लीजिए उसको ठंड लग रही है तो ही वुड स्पीक दिस इन अ शिवरिंग वॉइस, ही वुड से हो आई एम फीलिंग सो कोल्ड, राइट। अब हम हो को ये सब हम लोग राइटिंग पे नहीं लिख सकते ना, तो हम लोग क्या करते हैं, राइटिंग में लिखते हैं आई एम फीलिंग कोल्ड और ब्रैकेट में लिख देते हैं शिवर कर रहा है, ठीक है। या वो टेंशन में है, या वो एक्साइटेड है, या उसको पैल्पिटेशन हो रही है, सो आई एम फीलिंग पैल्पिटेशन, मतलब जो भी एक्टिंग आपको करनी है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से, या ट्विच हो गया, मेरे मतलब लग रही है, आई ट्विच कर रही है, यहाँ पे एंकल ट्विस्ट हो गई, जो भी हो गया, तो उसको तो आप एक्शन में तो दिखाई दोगे, फेस पे एक्सप्रेशन होंगे, वॉइस में मॉड्यूलेशन होगी, टोन होगा और आप कर दोगे। लेकिन अगर इसी चीज को आप राइटिंग में दिखाओगे तो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो इन्होंने पूछा एक्ट होगा तो क्या करेंगे, तो बोल देंगे वॉइस में मॉड्यूलेशन करेंगे, चेहरे पे एक्सप्रेशन होंगे, उसी टोन में वो बोलेगा। एक एग्जांपल बता देंगे, शिवरिंग वाला हो गया आंसर, 1 नंबर आपको इसमें मिल गया। तो भाई देखो 5 नंबर का आपका आरटीसी वाला था, 5 का ये वाला था, बाप रे बढ़िया थे भाई, आरटीसी बड़े इंटरेस्टिंग है। पोम के आरटीसी इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है बच्चों, बट मैं उनको अब आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आप चाहते हो कि मैं पोम के आरटीसी आपको कराऊं, वीडियो को लाइक करना और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बोलना मैडम पोम का भी आरटीसी प्लीज ऐसे ही एक्सप्लेन करो, बड़ा मजा आया, ठीक है। तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।